जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान जो है भारत से हार चुकी है। ऐसे में इसको लेकर जो बड़ी जानकारियां सामने आई है, जो हर किसी को चौंका रहा है, भारत को लगातार खुश कर रहा है दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा तो पीओके में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, शहबाज शरीफ की छाती पर लौट गया सांप। इतना ही नहीं दोस्तों, बताएंगे हारने से पहले ही जब हार की ओर बढ़ रहा था पाकिस्तान, तो स्टेडियम में पाकिस्तानी ही गाने लगे जनगण मन। बताएंगे इस हार से कैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत पतली हो गई दोस्तों, लगे हाथों बताएंगे। उधर बलूच विद्रोहियों ने कैद कर दिए पाकिस्तान के सैनिक, शहबाज सरकार को दे दिया इतने दिनों का वक्त। बताएंगे साथ पाकिस्तानी जवानों को किडनैप करके रखा है दोस्तों बलूच विद्रोहियों ने। आज क्या है पाकिस्तान की स्थिति जानकर आप भी कहेंगे उसने जो बोया है वही काट रहा है दोस्तों, लगे हाथों बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं कि कैसे तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले न्योते के बाद पाकिस्तान भड़क गया दोस्तों। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम की जीत की सराहना करते हैं और मानते हैं कि ठीक इसी तरह अपना भारत का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को रौंद सकता है। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब तो बात करते हैं दोस्तों पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की। इसके जश्न की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ दोस्तों, जो बलूचिस्तान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवक भारत की जीत के बाद जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। कोलंबो में भारत से पाकिस्तान की करारी हार के बाद पूरे पाकिस्तान में गम का माहौल छा गया और मातम जैसा पल देखने को मिला। दूसरी ओर बलूचिस्तान से जश्न की कई खबरें सामने आई, जहां पर लोग अंगीठी जलाकर जश्न मना रहे थे दोस्तों। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भारत की जीत पर उत्साहित बलूच युवा सड़कों पर उतरकर पारंपरिक अंदाज में डांस करते और खुशियां मनाते दिखे। बलूच लोग लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान से अक्सर BLA और पाकिस्तानी सेना के टकराव की खबरें आती हैं। इस वीडियो में वहां के युवक टीम इंडिया की जीत पर जमकर झूमते दिखाई दिए। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इसने भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंदिता के बीच एक नया राजनीतिक और सामाजिक नैरेटिव खड़ा कर दिया है। भारतीय फैंस के बीच ये वीडियो गर्व और उत्साह से भर देने वाला है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दें जब T20 वर्ल्ड कप में मैच हारने को हो रहा था पाकिस्तान, या हारने ही वाला था पाकिस्तान, तभी स्टेडियम में पाकिस्तानी युवा गाने लगे भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन दोस्तों। ये वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर मैच से जुड़े कई वीडियोस वायरल होने लगे। इन्हीं में से एक वीडियो खास चर्चा में रहा, जिसमें पाकिस्तान के फैंस पाकिस्तान को हारता देख भारत का राष्ट्रगान गाने लगे जनगण मन। वायरल वीडियो कोलंबो स्टेडियम का बताया जा रहा है। इसमें कुछ फैंस पाकिस्तान की जर्सी पहने हुए हैं और भारत का राष्ट्रगान गा रहे हैं। उनके साथ स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य मैच शुरू होने से पहले दोनों देशों के राष्ट्रगान के दौरान का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं पाकिस्तान की हार से बौखलाए शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी पर लगा दिया बड़ा आरोप, कह दिया ये हर तरीके से अयोग्य हैं, जिसे काम नहीं आता उसे क्यों दे दिया कुर्सी। जी हां, इस मुकाबले में मिली हार के बाद अख्तर ने PCB और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। अख्तर ने ABP न्यूज से बात करते हुए कहा कि गलत लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देना उससे भी बड़ा अपराध है। इनका इशारा साफ तौर पर बोर्ड नेतृत्व की ओर था, जिसे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तरह क्रिकेट की गिरती हालत का मुख्य कारण बताया। दोस्तों शोएब अख्तर ने सिर्फ PCB ही नहीं, टीम के सीनियर खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान जैसे खिलाड़ियों के लगातार बड़े मैचों में नाकाम रहने पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि प्रदर्शन के बजाय स्टार कल्चर को बढ़ावा दिया गया, जिसका खामियाजा टीम भुगत रही है। अख्तर ने कहा कि जब अयोग्य व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो संस्था ही नहीं पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने भी संकेत दिया कि चयन और नेतृत्व के फैसले क्रिकेटिंग मेरिट के बजाय दूसरी प्राथमिकताओं पर आधारित रहे हैं। अख्तर का इशारा सीधा मोहसिन नकवी की तरफ था दोस्तों। ऐसे में टीम इंडिया की जीत पर अगर आप भी पूरा खुशियां मना रहे दोस्तों और मानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इससे भी ज्यादा पोटेंशियल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है। और जिस प्रकार से पाकिस्तानियों की हार पर पाकिस्तान में ही जश्न मन रहा है दोस्तों, इससे बड़ी खेद की बात शहबाज शरीफ और मुनीर के लिए क्या ही होगी। और दोस्तों इन खबरों को देखकर, जैसे कि पीओके से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, इनको देखकर क्लियर समझ में आता है कि
आने वाले कुछ ही सालों में आप देखिएगा कि पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा दोस्तों, उसका विलय भारत में हो जाएगा, भारत का हिस्सा वापस भारत को मिल जाएगा। क्या आपको भी यही लगता है? जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर उधर बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को अभी भी किडनैप करके रखा हुआ है दोस्तों। शहबाज सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। बता दें, पाकिस्तानी सरकार के दोहरे रवैये और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के खिलाफ अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी ने शहबाज शरीफ की सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कम से कम 7 जवान उनके कब्जे में है। अगर एक सप्ताह के अंदर इनको लेकर बातचीत नहीं की गई और बलोच नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो कैद किए गए जवानों को मार दिया जाएगा। बीएलए के मीडिया विंग हक्काल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अब सरकार के पास केवल 6 दिनों का समय बचा है। हक्काल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बीएलए ने कहा है कि ऑपरेशन हैरॉफ के दूसरे चरण के तहत इन जवानों को पकड़ा गया है। ये सभी पाकिस्तान के जवान हैं और अलग अलग कामों से भेजे गए थे। बीएलए ने कहा कि 10 लोगों को रिहा कर दिया गया है क्योंकि उनका लिंक एथनिक बलोच ग्रुप या फिर स्थानीय पुलिस से था। बीएलए ने कहा कि जमीनी वास्तविकता के आधार पर बलूचों की पहचान और उनके हितों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार को इस मामले में गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। वहीं दोस्तों, इन खबरों से आप समझ पा रहे होंगे कैसे चारों तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान, जिसकी हालत पतली हो रखी है लेकिन फिर भी झुकने को तैयार नहीं है दोस्तों। दुनिया के सामने आज भी डींगे हाँकता है कि वो बहुत मजबूत है। तो वहीं आपको बता दें, उधर तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला न्योता भेजे जाने पर बांग्लादेश पर बुरी तरीके से भड़के पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह दिया बहुत बड़ी गलती कर दी बांग्लादेश ने। जी हां दोस्तों, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता भेजे जाने से पाकिस्तानी बेहद ही नाराज है। पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने इसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान का बेहद कमजोर कदम बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में है और तारिक रहमान पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेज रहे हैं। कमर चीमा ने कहा कि तारिक रहमान को पहले ही दिन भारत के खिलाफ तगड़ा बयान जारी करना चाहिए था। कमर चीमा ने कहा कि इंडियन सोचते हैं कि बांग्लादेश के पहले ही बड़े बुरे हालात हैं और वे हम पर निर्भर हैं। इंडियंस ये कभी पसंद नहीं करेंगे कि उनको कमजोर किया जाए। मेरा ख्याल है कि तारिक रहमान ने नरेंद्र मोदी को बुलाकर बड़ी कमजोर पोजीशन ली है, ये जानते हुए कि आपकी पूर्व प्रधानमंत्री भारत में बैठी हुई है और आप वहाँ पीएम को बुला रहे हो, मतलब आप लोग खड़े ही नहीं हो सकते हो, आप तो अपना नजरिया ही नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि आपकी पूर्व पीएम वहाँ पर है, आप उनको वापस लेकर नहीं आ पा रहे हो, उल्टा आप क्या कर रहे हैं, वहाँ के पीएम को अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट कर रहे हैं। कमाल है, थोड़ा सा तो आपको अपने स्टैंड पर खड़े होना चाहिए। मैं तो ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेश के कानून और बांग्लादेशियों की भी कमजोरी है कि वो अपनी प्रधानमंत्री को वापस नहीं ला पा रहे। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि बांग्लादेशी खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा स्टैंड रखना चाहिए और मुझे तो चीजें ठीक होती नजर नहीं आ रही हैं। शेख हसीना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है और अगर बांग्लादेशी उनको वापस अपने देश ना ले जा सके तो फिर क्या मतलब? ये बातें हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति को मजबूत करें ना। उन्होंने कहा कि तारिक रहमान को चाहिए था कि वो पहले दिन ही भारत के खिलाफ तगड़ा बयान जारी करते, लेकिन उन्हें तो पहले दिन ही इनवाइट कर लिया, उसके बाद बात ही खत्म। पाक एक्सपर्ट ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इंडियंस ने यह अंदाजा लगा लिया है कि बंगाली तो कुछ भी नहीं है और वे क्या कर सकेंगे। ये है क्या, बांग्लादेश का भारत को बुलाना ही बड़ी गलती है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर कमर चीमा ने पूर्ण रूप से बांग्लादेशियों को तारिक रहमान के प्रति और उनको इस मुद्दे पर भड़काने का पूरा प्रयास किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश में पीएम पद के शपथ ग्रहण में क्यों इनवाइट किया। इससे क्लियर दोस्तों देखा जा सकता है कि कैसे कमर चीमा को आग लगी है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, उधर बांग्लादेश में शुरू हुई अवामी लीग की गतिविधि, क्या शेख हसीना की अब होगी वापसी? दोस्तों चुनाव के तुरंत बाद जो है वो बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की गतिविधियां एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। खुलना में अवामी लीग के नेताओं ने नए सिरे से दफ्तर खोले हैं। दफ्तर में नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अवामी लीग की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया था। पार्टी को आसन्न चुनाव में भाग लेने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक
अवामी लीग ने खुलना में पार्टी दफ्तर को नए सिरे से जीवित किया है। इस दफ्तर को जुलाई विद्रोह के दौरान जला दिया गया था। खुलना को एक वक्त में अवामी लीग का गढ़ माना जाता था। खुलना सदर AL के संगठनात्मक सचिव फैजुल हक रुबेल के मुताबिक बांग्लादेश में अवामी लीग की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। हम लोगों ने दफ्तर खोल लिए हैं, लोग अब यहां आएंगे और जाएंगे, कार्यक्रम भी किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी की गतिविधियों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी दफ्तर को नए सिरे से शुरू करने के मौके पर एक समारोह का भी आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने दफ्तर तक में शेख हसीना के साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें भी लगवाई। अब सवाल यह है कि क्या शेख हसीना की वापसी के हैं ये संकेत? तो आपको बता दें, द गार्डियन की इस महीने की शुरुआत में अवामी लीग को लेकर आई रिपोर्ट में कहा गया है कि अवामी लीग के बड़े नेता देश लौटने की तैयारी में है। ये नेता मौके की तलाश में है। इन नेताओं की कोशिश फिर से जमीन पर अवामी लीग को मजबूत करना है। शेख हसीना वर्तमान में नई दिल्ली में रह रही हैं। हसीना की वापसी फिलहाल हो पाएगी या नहीं, इसके बारे में पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। हसीना पर बांग्लादेश में 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। तारिक रहमान की तरफ से उनके मुकदमे अगर वापस लिए जाते हैं तो अवामी लीग की मुखिया बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं दोस्तों। हालांकि तारिक ने अवामी लीग को लेकर अभी तक अपना कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। हालांकि उनकी पार्टी के कुछ नेता अवामी लीग पर से बैन हटाने के पक्षधर हैं। इनमें पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का नाम सबसे प्रमुख है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी और मैक्रोन की कल होगी मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान किन मुद्दों पर होगी बात बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल मुंबई जाएंगे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। कल यानी कि 17 फरवरी को। जी हां, पीएम मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 17 से 19 फरवरी तक भारत के ऑफिशियल दौरे पर रहेंगे। वो भारत में हो रहे AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ये राष्ट्रपति मैक्रोन का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा होगा। मंगलवार दोपहर करीब 3:15 पर दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के दौरान वे भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की भी समीक्षा करेंगे दोस्तों। उनकी बातचीत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और इसे नए और उभरते क्षेत्र में और डाइवर्सिफाई करने पर फोकस होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति मैक्रोन क्षेत्रीय और वैश्विक इंपोर्ट के मुद्दे पर भी विचारों का लेन देन करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, उधर पीएम मोदी इस महीने जाएंगे क्या इजराइल? नेतन्याहू कर रहे हैं बहुत बड़ी तैयारी, काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं नेतन्याहू जी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इजराइल दौरे को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू काफी उत्साहित हैं। इजरायली पीएम ने कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ मेजर अमेरिकन जूइश ऑर्गेनाइजेशंस में अपने संबोधन के दौरान कहा कि वे पीएम मोदी का शानदार स्वागत करेंगे। इसी उत्साह में उन्होंने लोगों की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि अगले हफ्ते यहाँ कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। जी हाँ, नेतन्याहू आगे कहते हैं कि इजराइल और भारत के बीच शानदार साझेदारी है और हम तरह तरह के सहयोग पर चर्चा करेंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत की आबादी 1.5 अरब है और इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत इजराइल को बहुत सम्मान देता है। इसी वजह से इजराइल भी भारत का सम्मान करता है और वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरजीह देता है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान रक्षा, तकनीक और आर्थिक सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिससे भारत इजराइल साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 से 28 फरवरी को इजराइल के दौरे पर जा सकते हैं। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी जी इजराइल इन डेट्स में जा सकते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और जिस हिसाब से दोस्तों नेतन्याहू जी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दिन नजदीक आ चुके हैं पीएम मोदी जी के इजराइल की यात्रा को लेकर। दोस्तों ये उनके तीसरे कार्यकाल में इजराइल का पहला दौरा होगा। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा की थी। ऐसे में हैप्पी जर्नी पीएम मोदी जी इन एडवांस जरूर कमेंट में कहिएगा। और कौन कौन मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश विदेश स्तर पर काफी मजबूत हुआ है, काफी विकास किया है अपने भारत देश ने और आज वाकई में दुनिया भारत का लोहा मानती है। जो भी मानते दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें आपकी कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें G4 में जापान, जर्मनी, ब्राजील के समकक्षों से मिले जयशंकर जी। यूएनएससी में रिफॉर्म पर हुई क्या बात बता दें। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक बैठक की। दक्षिणी जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुई यह बैठक अपने आप में पहली है, क्योंकि G4 देशों के विदेश मंत्री कभी इस तरह से इससे पहले अलग से नहीं मिले थे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार रहा, जिसे बदलते जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही जरूरी माना जा रहा है। G4 में भारत के अलावा
अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है। इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक शनिवार रात को डिनर पर हुई है। इस बैठक का एजेंडा था संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बहाल रखना। बैठक में इन चारों सहभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में जो अनिश्चितता का माहौल बढ़ रहा है उसमें संयुक्त राष्ट्र को बड़ी भूमिका निभानी जरूरी है। इस बैठक की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा है कि चारों देशों ने यह तय किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए ये देश अलग अलग सरकारों के साथ तालमेल बनाना जारी रखेंगे और संबंधित देशों के साथ आगे भी विचार विमर्श करते रहेंगे। तो वहीं आपको सबसे बड़ी जानकारी बता दें, असम में बड़े नेता ने छोड़ी कांग्रेस। तो वहीं सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने दिया बीजेपी में आने का सबसे बड़ा ऑफर। जी हां, असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा। असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया। बाद में उन्होंने मीडिया से इसकी पुष्टि की और कहा कि सही समय आने पर वो इस्तीफे की वजह बताएंगे। हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि बोरा ने अपने पत्र में लिखा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व द्वारा अनदेखा किया जा रहा था और राज्य इकाई में उनका सम्मान नहीं हो रहा था। जैसे ही बोरा के इस्तीफे की खबर फैली, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने उन्हें असम कांग्रेस का आखिरी हिंदू नेता बताया और कहा कि वो मंगलवार शाम उनके घर जाएंगे। शर्मा ने यह भी दावा किया कि जब से उन्होंने वर्तमान असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाया, तब से जमीनी स्तर के हिंदू कांग्रेसी नेता उनके साथ जुड़ने लगे हैं। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी किया कि अगले 2 हफ्तों में लगभग 5 और विधायक पाला बदल सकते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय है जरूर कमेंट करके बताएगा। लगे हां तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।